Hello everyone. Let's start our today's class, which will be a science test description. ठीक है, I have conducted a class 8 student test of chapter microorganism and force and pressure. So I will be discussing those questions here. ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था। जैसे डिफाइन वाले पार्ट में, डिफाइन में बात करें तो हमारा एक्सट्रीमोफाइल्स, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनिटी, पैथोजेंस, फूड प्रिजर्वेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, थ्रस्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अनबैलेंस फोर्स, ये सब हम डिफाइन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, एक्सप्लेन ब्रीफली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं इसे एक्सप्लेन करना है। वायरसेस को यूनिक क्यों कंसिडर किया जाता है इसको एक्सप्लेन करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, एंड कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो इन सबको हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, ये टोटल जो टेस्ट है वो 60 मार्क्स का होने वाला है। 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें अभी आपको यहाँ कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। बाकी के 5 क्वेश्चन 5 डिस्कस करने के बाद आपको दिखेंगे। ठीक है, हम लोग साइंस का टेस्ट है, क्लास 8 का है। आपका सारा टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी 8 लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस पूछता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। TRE 4.0 जो आने वाला है उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। 60 मार्क्स का है ये टेस्ट। चलो, जो सबसे पहला था हमारा डिफाइन में एक्सट्रीमोफाइल्स था। क्या था? एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होता है? देखो नाम से क्या, एक्सट्रीम यानी ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहा है, ये वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट कैन लिव एंड ग्रो, जो कि जिंदा रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी, एक्सट्रीम पे यानी टेम्परेचर ही है वो बहुत ज़्यादा चला गया या फिर बहुत कम चला गया, ऐसे भी कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। वेयर मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव कर रहा है, जहाँ पे और अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वैसे जगह पे भी ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए इनका नाम भी एक्सट्रीमोफाइल्स है। दीज कंडीशन में इंक्लूड वेरी हाई टेम्परेचर। अब इन कंडीशन में क्या हो सकता है? काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे कि वोल्केनो में बात करें, वोल्केनिक इरप्शंस होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वेरी लो टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर है। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करें वहाँ पे भी रहते हैं। हाईली सॉल्टी वाटर, समुद्र का काफ़ी ज़्यादा नमकीन पानी है, सॉल्ट है प्रेजेंट, फिर भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एसिडिक लेक्स, कोई लेक है एसिडिक प्रॉपर्टी है उसमें, फिर भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। या फिर डीप ओशियंस, वहाँ पे जहाँ पे सूरज की लाइट भी नहीं जाती है वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन जगहों पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया लिव इन हॉट स्प्रिंग, कह रहा है कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो गर्म पानी में भी हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और अदर्स जो होती है वो अंटार्कटिका या फिर डीप सी वेंट्स में भी रहते हैं। यानी गर्म में भी रहा, ठंडा में भी रहा, और समुद्र की गहराई में भी रहा, जहाँ पे प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है वहां पे भी वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखो दूसरा जो है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स बात करें, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मेडिसिन होते हैं, यानी एक तरीके से दवाई है जिसको कि प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, खास करके बैक्टीरिया एंड फंगाई के द्वारा। दीज मेडिसिन किल हार्मफुल बैक्टीरिया, कह रहा है ये जो हमारे लिए नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है, और उनके ग्रोथ को या फिर या तो किल कर देगा या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को रिकवर करने में, जो भी उस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हुआ है उससे हम लोगों को रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा और हम लोग उससे ठीक हो जाएंगे। किल कर देगा तो हम वैसे ही ठीक हो गए, नहीं किल कर पाया तो उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। तो ग्रोथ को स्टॉप कर देगा तो हमारे शरीर को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हमारा शरीर खुद को प्रिपेयर कर लेगा उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे? रिकवर कर पाएंगे उस बैक्टीरियल डिजीज से। कह रहा है देखो एंटीबायोटिक्स जो होता है डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो होती है वायरल डिजीज के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। जैसे कि बात करें कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, इस सब में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। अब कह रहा है जो पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है जिसको कि डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब इम्यूनिटी बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी आपको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इम्यून सिस्टम है, स्ट्रांग होना चाहिए हमारा।
ठीक है। तो इम्यूनिटी हो गया नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का प्राकृतिक रूप से डिफेंस सिस्टम जो है, यानी कि ये कीटाणुओं से लड़ने का हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में एक WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का एक फौज होता है, जो कि क्या करता है, जो भी डिजीज काउजिंग पैथोजेंस है वो जब हमारे शरीर में इंटर करते हैं तो उनसे लड़ता है। तो ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है, हम लोग को जो भी नुकसान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बचाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ, यानी जो भी डिजीज काउज कर रहे हैं उनसे हमें बचाता है। कौन? इम्यूनिटी। कह रहा है अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, वैसा आदमी जिसमें कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, वो फॉल सिक लेस ऑफन, वो काफी कम बीमार पड़ता है, क्योंकि द बॉडीज व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट जर्म्स इफेक्टिवली। कह रहा है क्योंकि उनके शरीर का जो WBC है, यानी उनके शरीर का जो सेना है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो काफी अच्छे तरीके से लड़ पाता है। इम्यूनिटी दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्राकृतिक हो, नेचुरल इम्यूनिटी हो, यानी जो हमको बाय बर्थ मिला है, या फिर दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी जो कि हम वैक्सीन लेके हमारे शरीर में वो एक्वायर कर लिए इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी हो सकती है, या फिर दूसरा क्या, नेचुरल इम्यूनिटी। अब पैथोजेंस आपको पता है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काउज डिजीज इन ह्यूमंस। पैथोजेंस जो होते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमंस में डिजीज काउज करते हैं, ठीक है, बीमारी काउज करते हैं। एंड प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस इंक्लूड, अब कह रहा अलग अलग तरह के जो पैथोजेंस होते हैं वो होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी देखो यहाँ पे बताया कि कौन सा डिजीज किसके द्वारा काउज होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया की वजह से काउज होता है। कोविड-19 हम लोग जानते हैं इसको, तो वायरस की वजह से हुआ था। एंड मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, खाने को प्रिजर्व करके रखना, यानी बचा के रखना, इसी को हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड। कर रहा है फूड प्रिजर्वेशन जो है ये वैसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्पॉइलेज, यानी उसको सड़ने से एक तरीके से बचाते हैं, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक, बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे हम इसको स्पॉइलेज से बचाते हैं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करती है खाने में जिसकी वजह से वो स्पॉइल होता है, उसके ग्रोथ को हम रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं, उसको चाहे हम फ्रिज में रख दें, कम टेम्परेचर होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या होती है, ग्रो नहीं कर पाती है और हमारा खाना बचा रहता है। या फिर हीट करके भी हम करते हैं, काफी खाने को हीट करके भी हम उसको लंबे समय तक चलाते हैं। हीट करने से क्या होता है कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स टू, कह रहा है फूड प्रिजर्वेशन हम लोग किस चीज में मदद करता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, उसका खुद का जो लाइफ होता है हमारे सामान का उसको बढ़ा देता है। रिड्यूस फूड वेस्टेज, अब कह रहा है जब खाना का लाइफ ज्यादा रहेगा तो हमारा वेस्टेज क्या होगा, खाना बर्बाद कम होगा, हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मेंटेन फूड क्वालिटी, ये खाने की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, खाना खराब नहीं होता। अब कॉमन मेथड्स जो सारे लोग यूज करते हैं, वो पहला आया रेफ्रिजरेशन, फिर आया ड्राइंग, फिर सॉल्टिंग, सुगरिंग, पिकलिंग एंड पास्चराइजेशन। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रख देना, ड्राइंग, उसको सुखा देना, ड्राई कर देना, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकाल देना। जैसे आपने देखा होगा फिश जो होता है, जहाँ पे समुद्र के किनारे वाले रीजन्स में फिश को सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा मछली होती है, तो लोग ड्राई करके मछली को स्टोर करके रख लेते हैं कि वो लंबे समय तक आराम से 2-3 महीने आराम से खा सके, ठीक है, या फिर दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अब सॉल्टिंग, किसी चीज में नमक मिला के उसको स्टोर करना, ठीक है। एंड सुगरिंग, चीनी मिला के, या फिर पिकलिंग, अचार बना के। अचार हम लोगों ने देखा है, अभी एक आम देखो, आम यदि नॉर्मल घर में रखा हुआ है तो आपका 10 दिन में खराब हो जाएगा, 10 days टाइम बहुत है, और वही हम लोग अचार बना लेते हैं उसी आम का, तो अचार जो हमारा 2-3 साल भी आराम से चल जाता है। उसमें हम लोग टाइम टू टाइम यदि ऑयल देते रहे, नमक देते रहे, तो ये हमारा 10 साल भी आराम से चल सकता है। पास्चराइजेशन मतलब जिसमें कि हम जो भी हमारा थिंग होता है उसको गर्म करते हैं, देन उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। ये भी टेक्निक, ये खास करके दूध को बचाने के लिए किया जाता है कि हमारा दूध जो है सेफ रहे लंबे समय तक। अब है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहला लॉ ऑफ मोशन है। ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा
या फिर कोई यदि मूव कर रहा है तो कंटिन्यूज मूविंग विद द सेम स्पीड, वो उसी स्पीड से अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसमें बाहर से कोई फोर्स ना लगे। यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट, वो जिस भी स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, और मोशन में है तो वो कोशिश करेगा कि मोशन में ही रहे। जैसे कि मान लो एक बस है, बस मूव कर रही है, बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, बस मूव कर रही है। तो अभी जो है हम लोग क्या है, रेस्ट पोजिशन में है। तो जैसे ही बस वाला अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम क्या होता है, पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं मतलब क्या, कि हम रेस्ट में ही रहने का कोशिश करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, बस आगे मतलब वो अचानक से रुक गई, तो हम लोग, हमारा शरीर जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब बस के साथ साथ, जैसे बस आगे बढ़ रही थी तो हमारा शरीर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो यही हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्ट में है वो कोशिश करता है कि वो रेस्ट ही कंटिन्यू करे, या फिर मोशन में है तो कोशिश करता है कि वो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करता रहे, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एग्जाम्पल, अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड कर रहा है, एक पैसेंजर जो होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट कर रहा है, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है, बिकॉज द बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि हमारा शरीर कोशिश करता है कि वो क्या रहे, रेस्ट में ही रहे, जैसा कि बस चलने से पहले था। अभी थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर नॉर्मली टू अ सरफेस, किसी सरफेस पे यदि परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। जैसे रॉकेट सब आपने देखा होगा, रॉकेट सब जो होता है उसमें थ्रस्ट का यूज किया जाता है। थ्रस्ट, वो रॉकेट क्या होता है, डायरेक्ट ऐसा परपेंडिकुलर नीचे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये ऊपर उठ पाता है, ठीक है। तो कह रहा है थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। इसका जो एसआई यूनिट होता है ये भी फोर्स ही है, तो क्या होगा, न्यूटन हो। एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस अ बुक ऑन अ टेबल, कह रहा है जब हम किसी बुक को टेबल पे प्रेस करते हैं तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है टेबल पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये टेबल है हमारा, इसके ऊपर पे बुक रखा हुआ है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, स्टैटिक मीन्स एक तरीके से रुका हुआ बोल सकते हैं, और वो प्रेशर जो लगा रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट। देखो यहाँ पे क्या आया, स्टैटिक का रेस्ट आ गया, और हाइड्रो का क्या आ गया, लिक्विड आ गया। तो कोई लिक्विड है वो रेस्ट में है, और अपने ही वजन के वजह से जो प्रेशर लगा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ये वो प्रेशर है जो कि एक लिक्विड एक्सर्ट करता है जब वो रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। जब रेस्ट में कैसे प्रेशर लगा रहा है, वो भी नॉन लिविंग है, तो अपने वेट की वजह से प्रेशर लगा रहा है। एज वी गो डीपर इनटू अ लिक्विड, कर रहा है जैसे हम किसी लिक्विड में ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव अस इंक्रीजेस। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ से पानी है, ठीक है, पानी यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, इसके नीचे क्या है, पानी है। तो जब हम यहाँ हैं तो हमारे ऊपर बस इतना ही पानी है तो प्रेशर कम लग रहा है, वही जब हम नीचे आ गए तो हमारे ऊपर इतना पानी का प्रेशर लगेगा, तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो जितना ज्यादा हम डीप में जाते हैं प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल, डाइवर्स एक्सपीरियंस मोर प्रेशर डीप इनसाइड द सी, करे जो डाइवर होते हैं, यानी समुद्र में या नदी में नीचे जो वो तैरते हैं, उनको ज्यादा प्रेशर फील होता है, कहाँ पे, समुद्र के गहराई में। जब डीप चले जाते हैं नीचे समुद्र के अंदर तो उनको काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है, जो कि पानी लगाता है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स, ये वैसा फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि चार्ज है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप लोगों ने ट्राई किया होगा, वो जैसे हम लोग बाल में कंघी को या पेन को रगड़ के उसके बाद बिट ऑफ पेपर को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। ये जो होता है अट्रैक्टिव हो सकता है, अपोजिट चार्ज हुआ तो वो अट्रैक्ट करेगा, या फिर रिपल्सिव हो सकता है, यदि सेम चार्ज हुआ तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। एग्जाम्पल, रब्ड प्लास्टिक कॉम्प कर रहा है, एक कंघी को, प्लास्टिक की कंघी को हम लोगों ने रब किया, वो क्या करती है, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है? अभी देखो नाम से पता चल रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्या होता है? अभी जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? ना इधर मूव करेगा ना इधर, इस पे क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कर रहा है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो या उससे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और वो इक्वल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये फोर्स क्या है? इक्वल नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी 5 न्यूटन के फोर्स के साथ। एन अनबैलेंस फोर्स चेंजेस द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। करा अनबैलेंस फोर्स जो होता है ये ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज करता है या फिर उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल में किकिंग अ फुटबॉल में एक्सिट मूव कर रहा है, जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल उड़ता हुआ आ रहा था, कहीं से दूसरे डायरेक्शन से आ रहा था, हमने अपना फोर्स लगाया और फुटबॉल अब दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मूव बिकॉज द फोर्स इज अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स, हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो फुटबॉल इधर मूव करने लगा, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, स्पीड भी इसका चेंज हो गया। अभी हमारा जो डिफाइन था, डिफाइन वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया। अभी देखो क्वेश्चन, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कहाँ रहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था एक्सट्रीमोफाइल्स के केस में कि काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये लगभग पूरे जगह पे, धरती में हर जगह पाए जाते हैं। दे आर सो स्मॉल, वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कि हम उनको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। बट दे एग्जिस्ट इन नियरली एवरी इन्वायरमेंट, लेकिन वो लगभग सारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज हम देख रहे हैं उन हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करें, हवा में भी रहता है, पानी में रहता है, सॉइल में, फूड में, इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल, हमारे शरीर के अंदर में, प्लांट के शरीर के अंदर में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में, तो सारा चीज तो कवर हो गया। इन सारी जगहों पे वो लोग रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इवन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। कर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, जिंदा नहीं रह सकता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। इसमें क्या आती है ये कंडीशंस जो है, इसमें क्या आएगी? इन्वायरमेंट्स, हॉट स्प्रिंग आ गया, स्नो कवर्ड माउंटेन आ गया, डीप ओशियंस आ गया, ये हम लोगों ने देखा अभी कि इस सब जगहों पे पाए जाते हैं। एसिडिक लेक्स आ गया, सॉल्ट लेक आ गया, मार्सी लैंड्स आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी सराउंडिंग हो या फिर एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होंगे। अब वायरसेस को यूनिक, अजूबा क्यों बोला जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो वायरसेस को अजूबा, अनोखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इनमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है, यानी एक तरीके से ये सजीव भी है, लिविंग भी है, जिंदा भी है, और दूसरा नॉन लिविंग भी है, मरे हुए भी हैं। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल, उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए या फिर आरएनए होता है। इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में बता रहा है कि जैसे ही किसी होस्ट के शरीर में, अभी जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे वायरस है बाहर में, तो जब तक ये बाहर में रहेगा ये क्या रहेगा? नॉन लिविंग रहेगा, मतलब एक तरीके से डेड है। लेकिन ये पर्सन मान लो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को टच किया और इसके हाथ में वो लग गया और फिर वो अपने मुंह को टच कर लिया या फिर कोई खाने के साथ उसके शरीर के अंदर चला गया। अब जैसे ये अंदर जाएगा तो ये अपना नंबर्स मल्टीप्लाई करने लगेगा और ये लिविंग हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट, दे म्यूटेट एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ये म्यूटेट करती है यानी अपने अंदर म्यूटेशंस लाती है, चेंजेस लाती है, और टाइम टू टाइम ये क्या होती है? इवोल्यूशन इसमें होता है, चेंजेस आती है। अब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? आउटसाइड अ लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर में वायरसेस रिमेन इनएक्टिव। वायरस जो होता है इनएक्टिव रहता है। दे कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते, रेस्पायर नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकते। दे कैन इवन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल्स, उनको हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म में भी, केमिकल्स के जैसा भी बना सकते हैं।
बिकॉज ऑफ दिस मिक्स करेक्टरिस्टिक कह रहा है इनके अंदर जो ये मिक्स विशेषता पाई जा रही है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का, इसके लिए हम लोग इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को, मतलब दोनों को जोड़ने वाला लिंक है कौन, वायरस। एग्जाम्पल कोरोना वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब वायरस के एग्जाम्पल हैं। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू अस, करा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होते हैं, हमें फायदा कैसे पहुंचाते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, करा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। ओनली सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस, करा कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज काउज करते हैं, बीमारी लाते हैं। वाइल मेनी अदर्स आर यूजफुल टू ह्यूमन इन डिफरेंट वेज, करा है लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए क्या है, यूजफुल है कई सारे तरीकों से। जैसे हम यहाँ देखें, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाने के प्रिपरेशन में भी कुछ इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो हम लोग को दही चाहिए तो हमको इस बैक्टीरिया का हेल्प लेना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी ये हमारे लिए क्या हुई, यूजफुल हुई। अब कह रहा है ईस्ट का यूज हम लोग करते हैं ब्रेड, केक्स, इडली, डोसा, इन सब ये फ्लफी होते हैं ना, तो स्पंज जैसे होते हैं, सॉफ्ट और फ्लफी, तो इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करता है, डफ को सॉफ्ट और फ्लफी बनाती है। एग्जाम्पल में कर्ड, ब्रेड, चीज, इडली, डोसा, ये सब हम लोग को मिला विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी देखो ये हम लोग एक देख लिया फूड के सेक्टर में हमारा कैसे यूज होता है। दूसरा है मेडिसिन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई, सम बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और हमें डिजीज से ठीक होने में मदद करता है। Example, penicillin, streptomycin. These medicine are used to treat diseases like pneumonia and tuberculosis. निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इन मेडिसिन का यूज होता है। अभी देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर में भी हम लोग यूज करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेगुमिनस प्लांट के, जैसे पी हो गया, पी प्लांट के रूट्स में रहता है, जड़ में रहता है, जैसे पी, ग्राम, बीन्स में। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स करती है। एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उनको सॉइल में फिक्स करती है और सॉइल की उपजाऊ को बढ़ा देती है, सॉइल ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। इससे क्या होता है, क्रॉप्स हमारे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी यूज आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिकम्पोजिशन, किसी चीज को डिकम्पोज करने में, सड़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंस, कर रहा है कोई भी डेड प्लांट या एनिमल है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं, डिकम्पोज करना। इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को रिसाइकल होने में हेल्प करता है। अभी कोई प्लांट या एनिमल है वो डिकम्पोज करके मिट्टी में मिल गया, यानी जो सारा न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से कहाँ आ गया, मिट्टी में आ गया। एंड कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, और इससे क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट जो होता है वो क्लीन रहता है। अभी देखो इनका इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं ताकि हम लोग अल्कोहल, विनेगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड चीज, योगर्ट, ये सब बना सकें। तो इसलिए कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड प्रोडक्शन में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, या फिर एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रखने में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज को हम बोलते हैं, वैसी डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, ये मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको ऐसा 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 डॉट 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 है, और ये हमारा हेल्दी पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए जो डिजीज, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में यदि ट्रांसफर हो रहा है कोई डिजीज तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। और ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि थ्रू एयर, बोला हवा के थ्रू हो सकता है, जैसे कि व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कप्स और स्नीजेस, कह रहा है कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो जब खांसता है या छींकता है, टीनी ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग जर्म्स, तो जो जर्म्स होते हैं
वो हवा में आ जाते हैं। हम लोग जब छींकते हैं तो थोड़ा लिक्विड बाहर निकलता है, तो जर्म्स जो होता है उसी लिक्विड से हवा में मिक्स हो जाते हैं। और वहीं हमारे सामने यदि कोई मान लो हेल्दी पर्सन है, वो इनहेल कर रहा है, वो सांस ले रहा है, तो उसके थ्रू ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। जैसे आपने सर्दी का देखा होगा, हमें सर्दी हो जाती है तो हमारे आसपास में जो लोग होते हैं, यदि हमारे वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में है, हमारे सामान को टच कर रहे हैं, तो उनको भी जल्दी सर्दी हो जाती है। क्लासेस की बात करूँ, क्लास में लेता हूँ, उसमें जैसे सर्दी का मौसम आया, एक बच्चे को यदि हो गया, ठीक है, कफ स्नीज करने लगा, दूसरे दिन देखोगे कि 2-3 और बच्चे को हो गया, 3-4 दिन बाद देखोगे कि 5-10 और बच्चे को हो गया। एक टाइम आते-आते ऐसा हो जाता है कि पूरे के पूरे क्लास को, इवन मुझे भी, पूरे टीचर्स को भी, सबको क्या हो जाती है, ये डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि अभी देखो नोटबुक एक्सचेंज होना, किताब एक्सचेंज होना या फिर ऐसे पेंसिल, पेन ये सब एक्सचेंज होते रहती है। और नहीं कुछ तो सामने रहते हैं, अभी बच्चे हैं वो छोटे होते हैं तो उनको नहीं पता कि हमको कवर करना होता है, वैसे तो समझाते हैं बट स्टिल कभी-कभी वो भूल जाते हैं, या बेंच में ऐसा हाथ पे मतलब हाथ से कवर कर लिए और फिर बेंच में ऐसा पोंछ दिए, तो वहाँ से, तो इससे क्या होता है कि सभी को वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोविड-19 हम लोगों ने देखा था वो स्प्रेड हो रहा था। अब कर रहा है थ्रू वाटर। पानी से कौन-कौन सा डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है? तो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, यदि हम कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, यानी जिस वाटर में ये आ गए हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट हैं, कैन स्प्रेड डिजीज़ काउज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, कर रहा है, ये क्या कर सकती हैं? डिजीज़ को स्प्रेड कर सकती हैं। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज़ कर रहे हैं। जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सब वाटर से होते हैं। वाटर के थ्रू कंटामिनेट होते हैं। थ्रू फूड, अब कह रहा है खाने से भी हो सकता है। ईटिंग कंटामिनेटेड और अनकवर्ड फूड, कह रहा है कोई कंटामिनेट हो गया खाना या फिर अनकवर्ड है, उससे भी क्या हो सकता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे शरीर में एंटर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, फूड पॉइज़निंग हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। अब कर रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, यदि हम डायरेक्टली किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बाय टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन को हम सीधा टच कर रहे हैं या फिर उनका कोई पर्सनल आइटम्स हम शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। जैसे रिंग वर्म हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स देखा होगा आपने, किसी को हो जाता है तो सीधा उसको बोला जाता है कि आप घर पे रहिए सप्ताह भर, सप्ताह या 10 डेज का शायद अराउंड टाइम होता है जिसमें वो ठीक हो जाता है। उतने दिन बोला जाता है आप घर पे रहिए, किसी से सबसे दूर रहिए, किसी को टच नहीं करिए, ना ही अपना सामान किसी से शेयर करिए, उनका खाना-वाना, थाली-वाली सब अलग कर दिया जाता है, ग्लास-व्लास सब, ठीक है? अभी देखो, थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल, अब कह रहा है इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर एनिमल्स, जिसको हम वेक्टर बोलेंगे, डिजीज़ जो काउज़ करते हैं, डिजीज़ जो कैरी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। सम इंसेक्ट कैरी डिजीज़ काउज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, कुछ इंसेक्ट जो होती है डिजीज़ काउज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी में। एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे मलेरिया, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, डेंगू, एडिस मॉस्किटो, ठीक है? इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वॉश हैंड रेगुलरली, हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? तो हाथ हम लोग को डेली धोना चाहिए, ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, साफ पानी पीना चाहिए, ईट फ्रेश एंड हाइजीनिक फूड, हम लोग को ताज़ा और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। कवर योर माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब हम छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो हम लोग को अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड, कोई वैक्सीन यदि लगाना है, जैसे पोलियो और का हुआ, ये हम लोग को बचपन में ही वैक्सीन ले लेना चाहिए, वैक्सीनेट कर लेना चाहिए खुद को। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमारे आसपास के सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, अभी मच्छर जो है ये अच्छा तो होता नहीं है, वो वेक्टर्स होते हैं, डिजीज काउज कर सकते हैं, तो हम लोग को उसके बाइट से बचना चाहिए। मच्छरदानी का यूज करो या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज करो, जो भी यूज करो उसके बाइट से बचो, ठीक है? ये हमारा 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन-कौन सा है। देखो, कह रहा है 5 प्लांट डिजीज़ अलोंग विथ देयर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है? उसके बाद कह रहा है दूसरा, फूड पॉइज़निंग क्या होता है? किस हू काउजेज़ इट, कौन काउज़ करता है फूड पॉइज़निंग, और 5 मेथड बताने हैं जिससे कि हम फूड को प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स, कर रहा है एग्जांपल्स देते हुए एक्सप्लेन करिए कि प्रेशर जो है एक फोर्स के द्वारा वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग, ये कितने एरिया पे, अभी इतना एरिया पे एक्ट कर रहा है या इतना एरिया पे एक्ट कर रहा है, इससे प्रेशर में चेंजेज आती है, वेरी करता है,
उसको एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल्स। 5 मार्क्स का है। फिर है लिस्ट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको एक्सप्लेन करना है। 5 कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। 5 हम लोगों को कॉन्टैक्ट और 5 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, बट हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए 5 ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हो। और अभी वैसे ही व्यूवर्स काफ़ी कम हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को शेयर करिए। उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, उनसे क्या होगा कि हमारा भी हेल्प मिलेगा और उन्हें भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही हेल्प चाहिए, और उन्हें भी मदद मिलेगा। हो सकता है मेरे पढ़ाने का मतलब तरीका उनको पसंद आए, समझ में आए, या फिर हो सकता है कि वो मुझे फीडबैक दें कि ऐसे-ऐसे आप करो तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए उनकी वजह से। तो गॉड नोज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।